नमस्कार बच्चों, हमने बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ा 137। हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो नेक्स्ट लगाना, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, आप इसकी फाइलिंग करेंगे आरओसी के पास एओसी 4 में, और कुछ कंपनियों को XBRL एओसी 4 में करना है, और कंसोलिडेटेड COFS एओसी 4 रहता है। महत्वपूर्ण बात थी समय। अगर एजीएम हुआ है तो स्वाभाविक है उसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तीनों चीजें अडॉप्ट की होंगी, उसके 30 दिन के भीतर कीजिए विद फीस या एडिशनल। एजीएम नहीं हुई है उससे पहले एक चीज और देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई है, दैट मींस एजीएम हुई है तो स्वाभाविक है आपने शायद उसको अर्जन किया होगा, क्योंकि आपको ये अप्रूव करनी होती है, तब भी 30 दिन के अंदर फाइल कीजिए, और आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में से प्रोविजनल रखेगा, और अर्जन में जब ये अप्रूव हो जाएंगी दोबारा से वही समय, वही फीस या एडिशनल फीस। अगर एजीएम नहीं हुई है तब भी लास्ट डे जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, जिसका मतलब हुआ विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे आप कहेंगे 30 सितंबर और उसमें 30 दिन और डालेंगे तो स्वाभाविक है डेट क्या निकल आती है, 30 अक्टूबर निकल आती है। आप तब तक क्या करें, फाइलिंग करें, लेकिन उसके साथ में क्या फाइल करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर नॉन होल्डिंग ऑफ एजीएम, अगेन वही फीस या एडिशनल फीस। और अगर आप ओपीसी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर ऑब्वियसली अप्रूव्ड बाय द सोल मेंबर आप फाइलिंग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सब्सिडरी है तो उसकी स्टेटमेंट्स भी आपने क्या करनी है, फाइल करनी है। और अगर वो फॉरेन सब्सिडरी है और उस देश का लॉ नहीं कहता कि ऑडिट करवाना जरूरी है, तो ये 136 में भी था, तो आप अनऑडिटेड ही फाइल कर लीजिए, और इंग्लिश में नहीं तो ट्रांसलेशन जरूर कीजिए। देन हमने कहा XBRL फॉलो करना है किसको, 4 कंपनियों, एक लिस्टेड, दूसरा कोई भी कंपनी जिसकी पीयूसी हो 5 करोड़ या टर्नओवर हो 100 करोड़, या जो एंड एएस फॉलो कर रही है। लेकिन ये XBRL अगेन नहीं चाहिए 4 कंपनियों, बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस। और देखिए पेनल्टी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी यहां पे। एक तो आसान ये हो गया, नो रिटर्न वाली है आपके लिए, 10,000 रुपए पर डे कंपनी के लिए मैक्स, 10,000 सीधा है, 100 रुपए पर डे है, और 100 करते हुए ये मैक्स बनेगा। कंपनी है तो 2 लाख, ऑफिसर है तो 50,000। लेकिन ये ऑफिसर बड़ा इंटरेस्टिंग था, CFO NMD अगर हो तो, अगर ये नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या अथॉरिटी कहें दी है बोर्ड के द्वारा, और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर, ये जरा आपको ध्यान से रखना होगा। बच्चों आज हम आखिरी कंसेप्ट पढ़ेंगे 138 के ऊपर। सीरियसली 2 लाइन का ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ अगर आप हेडिंग देखें तो देखिए क्या लिखा है, इंटरनल ऑडिट। यहां दिमाग खराब होता है, होना भी चाहिए। सर चैप्टर नंबर 9 का नाम था अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो सर आप ही ने पहले बताया था चैप्टर नंबर 10 है ऑडिट के ऊपर, तो भैया ये अकाउंट्स के चैप्टर में ऑडिट क्या कर रहा है, ये है प्रश्न। तो हम ये सेक्शन भी पढ़ेंगे और अगले चैप्टर का आज हम बेस बनाएंगे, तो वो बात थोड़ी सी आपको अच्छे से समझनी है बच्चा लोग, क्योंकि अब हम अकाउंट से किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम ऑडिट की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए थोड़ी सी बेसिक बात समझते हैं। साहब ऑडिट क्या शब्द लिखा, ऑडिट। तो आप सोचिए, अगर मैं कहूं साधारण भाषा में आप ऑडिट क्या कहेंगे, कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साधारण भाषा में सोचिए क्या क्या शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चेक करना, स्क्रूटनी कह सकते हैं आप, और क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन कह लीजिए, चलिए, और क्या वर्ड इस्तेमाल करें आप, इसे कह सकते हैं वेरीफाई करना, आप चाहे यूं कह लीजिए एग्जामिनेशन, चेक करना, राइट। तो ऑडिट का सिंपल मतलब ये रहता है।
अब भैया अगली जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है ऑडिट की क्या टाइप्स। ये समझिएगा बात को। सोचिए बच्चों, आप क्या बनेंगे? सर ऑडिटर बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑडिटर बनेंगे। तो सर क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली चेक करेंगे। तो सोचिए आप क्या चेक करेंगे? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैसे को चेक करेंगे। क्लियर है? चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब यह है, अगर हम साधारण भाषा में कहने की कोशिश करें कि जो हमें बेसिक रूप से समझ में आता है कि ये जो ऑडिटर होता है ये क्या चेक करेगा? एफएस स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। एक शब्द में हिंदी में कहें तो किसको चेक करेगा? बात कुछ पैसे की हो रही है। एम आई राइट और नॉट? सर इसी को चेक करेगा। अरे आप चेक क्यों करवाते हैं? वाई? देखिए, मैंने आपको जितना भी लॉ पढ़ा है हमेशा विद लॉजिक पढ़ा है। कभी भी ये नहीं पढ़ा है जो है लॉ, क्योंकि वो तो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे। वो तो कोई भी बच्चा पढ़ लेगा अपने आप। अगर आप रट्टा लगा रहे हैं वो तो कोई भी किताब देखिए, खुद ही लगा लीजिए। असली कहानी क्या है? वाई? क्यों आप चेक करवाते हैं? इसलिए आप करवाते हैं। बड़ा सिंपल आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बहुत सारे क्या हो जाते हैं? एरर्स। याद कीजिएगा, अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा करते थे 11वीं में भी और फाउंडेशन में भी, जिसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। किसकी? ऑफ एरर। और याद कीजिएगा, ये जो एरर होते थे हम इनकी कई टाइप्स पढ़ा करते थे। अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहते थे सर एक है जी एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब सर एंट्री डालना भूल गए। ये पार्शियल भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। जैसे कंपाउंड एंट्री है, 1000 रुपए के बदले 900 रुपए मिले तो स्वाभाविक है 100 रुपए क्या दे दिया आपने डिस्काउंट, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसे क्या कह देते हैं हम? पार्शियल ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन, जहां आपने अमाउंट में कुछ क्या कर दी, गड़बड़, कम या ज्यादा। देन कई बार क्या हो जाते थे? कॉम्पनसेटिंग एरर, कि तुक्का लग गया लेकिन है तो गलत, लेकिन चीजें सेट हो गई। देन एरर ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल, जिसका सिंपल सा उदाहरण है कि भैया कोई मशीन खरीदी, उसको खरीदने पे जो खर्चा हुआ तो स्वाभाविक है आपको क्या करना था? कैपिटलाइज करना था, मशीन में ऐड करना था, लेकिन आपने कहां डाल दिया? आपने उसे पीएनएल में डाल दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ये भी पढ़ते थे वन साइडेड एरर, राइट? क्लियर? जिसकी वजह से हमें क्या खोलना पड़ता था ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस अकाउंट वगैरह। तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? सर ऑडिटर चेक करेगा। बस यही तो काम है ऑडिटर का। अब मान लीजिए से ऑडिटर चेक कर रहा था कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसे नजर आता है कि भाई साहब एक मशीन परचेज करी है 5 करोड़ की। कितने की? बस उसे एंट्रियां देखनी है और तो कुछ करना ही नहीं। क्या ऑडिटर, मुझे समझ के बताने की कोशिश कीजिए, क्या ऑडिटर ये कहेगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं बात समझ में आए, क्या ऑडिटर ये कहेगा सस्ती, या यूं कह लीजिए 5 करोड़ से कम वाली मशीन क्यों नहीं ली? सोचिए, क्या वो ये कहेगा? तो ध्यान रहे, ये उसका काम नहीं है, ये ऑडिटर का काम नहीं। बस उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। दैट मीन्स वो आपको क्या नहीं करने वाला? एडवाइस नहीं करने वाला। क्लियर? कहने का मतलब यह हुआ अफेक्टिवनेस कि क्या कोई चीज आपके लिए सही है या नहीं, बताना
ऑडिटर का क्लियर सेम वही काम नहीं। बट मुझे बताइए, अगर मार्केट में एक 50 लाख की भी मशीन मिल रही है, एक जीरो कम है, क्या हमें सोचना नहीं चाहिए उस मशीन से भी काम चल सकता था? तो ये कौन बताएगा हमें? क्लियर? तो इफेक्टिवनेस कहें आप या क्या कहें आप, एफिशिएंसी, कौन बताएगा? राइट? ये कौन बताएगा? ये किसका काम होगा? ये है प्रश्न, ये है प्रश्न, ये कौन बताएगा? राइट? एक बार छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कई प्रकार का हो सकता है। सुनिएगा, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनल ऑडिट। और जो आप बच्चे ऑडिट बनेंगे, ऑडिटर बनेंगे, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिटर, या जिसे हम कहते हैं स्टैट ऑडिट, जिसका मतलब कंपल्सरी स्टैट्यूटरी ऑडिट। राइट? तो ये जो चीज है, ये जो मैंने लिखा है, ये इससे रिलेटेड लिखा है। ऑडिट और भी बहुत होते हैं, थोड़ा उनका भी जिक्र कर दूं। सेक्रेटेरियल ऑडिट, जिसका मतलब क्या हो गया? सेक्रेटेरियल, मैंने कई बार जिक्र किया, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आईसी एसआई ले डाउन करता है, तो स्वाभाविक है ये कौन सा ऑडिट है? लीगल ऑडिट है। क्या आपने लॉ का कंप्लायंस किया या नहीं? मतलब बात को समझिएगा, बात कुछ इस तरह से है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होगा? पक्की बात है सीए होना चाहिए, और यहां से आंसर क्या निकल के आएगा? सीएस आएगा। हम सेक्शन 148 में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे कई बार किया है, जब हम पढ़ रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 13, जहां हमने 4 बातें की थी: रिसीट, एक्सपेंडिचर, सेल, परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। याद है? कॉस्ट ऑडिट कहां फॉलो होता है? स्वाभाविक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो वो ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसे आप सीएमए कह लीजिए। क्लियर? देन देखिए, ऑडिट तो बहुत होते हैं। आपने टैक्स ऑडिट भी सुना होगा, आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 44 AB, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर? तो आप टैक्स ऑडिट पढ़ के आते हैं कि भाई करवाना पड़ता है कि अगर 1 करोड़ वाली आपकी टर्नओवर है और प्रोफेशनल है तो कितना? 50 लाख। क्लियर? तो कई बार हमें भी करवाना पड़ता है, क्योंकि किसी का भी अगर टर्नओवर उससे ज्यादा होगा तो करवाना ही पड़ेगा। तो टैक्स ऑडिट भी एक चीज है। मैं और बात करूं, देखिए, कंपनी में खर्चों को या सिस्टम्स को कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। तो क्या जरूरी है? कंट्रोल ऑडिट, जिसके बारे में याद कीजिए सेक्शन 134, जब हम बात कर रहे थे बोर्ड रिपोर्ट की, उसके कंटेंट्स की, जहां कोड की पढ़ी थी हमने अब्राहम कूल डैडी, और याद कीजिएगा उसी के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आप लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 25 करोड़ की जहां लिमिट थी, तो हमने कहा था एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। कुछ याद आया? और फिर हमने डीआरएस पढ़ा था, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 के अंदर, जहां मैंने कोड की दी थी एलआईसी की स्टैंडर्ड पॉलिसी का रिकॉर्ड। एलआईसी, एल से था लॉ का कंप्लायंस, और आई से क्या ये लिस्टेड कंपनी के लिए था, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है। क्लियर? ये वही है आईएफएससी वाली बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। तो क्योंकि आपको कंट्रोल्स लगाने हैं, तो क्या है इंटरनल में आऊंगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे कई चीजें बता रहा हूं जो मेरे जहन में आए जा रहा है। इन्वायरमेंटल ऑडिट आए सर, ये भी ऑडिट होता है? अरे दिमाग लगाइए ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या क्रिएट करती हैं? पॉल्यूशन। तो सरकार ने कह रखा है कि आपको कार्बन क्रेडिट, कार्बन का मतलब ही क्या है? अरे पॉल्यूशन। तो डैट मीन्स आप जितना ज्यादा माइनस में पॉल्यूशन करेंगे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे उसके, तो उसको भी आपको क्या करवाना पड़ता है कंपनियों को। उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑडिटिंग के सब्जेक्ट की बात हो जाती है। राइट?
अब मैं मोटा मोटा क्या कहना चाहता हूं, देखिए इसके अलावा भी कई चीजें और हो जाती हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, कम टू आवर पॉइंट। हम अपने पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा सेक्शन है 138, किसके ऊपर? इंटरनल ऑडिट पे। तो ये इंटरनल ऑडिट क्या है, अब मुझे बताइए। ये एफिशिएंसी, ये कौन बताएगा? से अनदर ऑप्शन, किस चीज की? जो मैंने ऊपर उदाहरण दिया, किसका? मशीन का। कितने की है? 1 करोड़ की भी है, राइट। जैसे एक पुरानी कहावत है ना, इंसान को अपनी क्या देखनी चाहिए? औकात देखनी चाहिए। पांव उतने ही फैलाइए जितनी क्या हो, चादर हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, राइट। तो ये सब बातें भी तो कंपनी को कोई बताएगा ना। तो ये काम किसका होना चाहिए? तो ये काम है इंटरनल ऑडिटर का। किसका? इंटरनल। ये आपके अंदर की बात है। अगर मेरी जेब में 100 रुपए है और किसी ने कहा आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या मैं बास्किन एंड रॉबिन जाऊंगा? मुझे नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? अरे भैया उसका एक स्कूप ही 100 रुपए में नहीं आता, कम वक्त। इससे अच्छा एक ब्रिक ले आइए, 100 रुपए में आ जाएगी, पूरा परिवार खाएगा आराम से। हमें दूसरों को क्यों देखना है? क्लियर? ये मेरे अंदर की बात है। तो हमें हमेशा अपने पांव ग्राउंडेड रखने चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो आप सोचिए, ये इफेक्टिवनेस वगैरह भी कंपनियों में जरूरत होती है, इसलिए क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर। अब प्रश्न ये है, सर क्या इंटरनल ऑडिट सीए करेगा? तो हम इसका जवाब 138 के अंदर देखेंगे। मैं थोड़ा इंटरनल ऑडिट के ऊपर, जैसे ये मशीन वाला ही, इसी उदाहरण को थोड़ा इलैबोरेट कर दूं। मान लीजिए जैसे हमने ये मशीन क्या करनी थी, ये मशीन क्या करनी है? परचेज करनी है, हाँ या ना? सोचिए कंपनियों में लोग क्या खा जाते हैं? पैसे, अफसर, हाँ या ना? तो सही तरीके से मशीन खरीदी गई या नहीं खरीदी गई, बताइए। एक प्रोसेस क्या होनी चाहिए? मतलब ये एक प्रोसेस तो होनी चाहिए ना? अरे हाँ या ना? तभी चीजें क्या होगी? इफेक्टिव होंगी। तो अगर आपने खरीदनी है कोई चीज, तो मुझे बताइए, मान लीजिए एक साधारण उदाहरण ले लेते हैं, लैपटॉप खरीदना है कंपनी के लिए, तो क्या होना चाहिए? अरे पक्की बात है, आप कुछ क्या बुलवाइए सबसे पहले? कोटेशंस मार्केट से। अरे हाँ या ना? अलग अलग मार्केट में कौन बैठे हैं? अरे वेंडर बैठे हैं, कोटेशंस लो। क्लियर है? कोटेशन लोगे तो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा ये इस वेंडर से माल क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो जब आप ऑडिट करोगे, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? इंटरनल ऑडिट की, क्योंकि एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो तो नहीं कुछ कहेगा कि कैसे खरीदा, वो तो अमाउंट देखेगा। इसको देखना चाहिए क्या एक हमने कोई प्रोसेस फॉलो की है इंटरनल वाले को, क्या हमने कोटेशंस मंगाई हैं, आर यू गेटिंग और नॉट। दूसरी बात है, अगर आपने कोटेशंस मंगवा ली हैं, इसके बाद और क्या देखना चाहिए? अरे पक्की बात, आप खरीदने के लिए कंपनी में कोई ना कोई क्या देगा? अप्रूवल देगा। अरे हाँ या ना? अब सोचिए, अप्रूवल देने के लिए अगर कोई हम ऑफिसर कहें तो कितने ऑफिसर होने चाहिए? क्या एक हो और मोर देन वन? सोचो आप, अगर एक ही ऑफिसर होगा, कौन होगा? तो एक ही आदमी अगर पावरफुल हो जाता है ना, तो पावरफुल आदमी के करप्ट होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो कहता है मेरी ही तो चलनी है, हाँ या ना? तो अगर 3 लोग साइन करें, मान लीजिए एक आपका परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर साइन करे और दूसरा कौन साइन करे? पैसा जा रहा है तो कौन साइन करे? फाइनेंस मैनेजर साइन करे। एंड देन आप कह सकते हैं कंपनी का कौन? सीईओ साइन करे। 3 जगह जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तो अपनी वॉइस क्या करेगा? रेज करेगा, अपना सजेशन देगा। तो ये है इंटरनल ऑडिटर का काम। इस तरह से चीजें, मतलब मैं यहां से थोड़ा सा ना आपको ऑडिटिंग का भी फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए बेहतर होगा, क्या सही होगा भैया? मोर देन वन हो। एम आई राइट और नॉट? देन साहब, ये अप्रूवल अगर आ जाती हैं तो क्या जनरेट होना चाहिए? एक पीओ। सर क्या पिलाना चाहते हैं आप? अरे इसे कहते हैं परचेज ऑर्डर, कि जाइए खरीद लीजिए। ऑब्वियसली परचेज ऑर्डर क्या होना चाहिए? जनरेट। कब जनरेट होगा? ये आपके क्या है? ये सारे के सारे आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं कि यस कोटेशंस मंगवाई गई, अप्रूवल्स लिए गए, फिर ये जनरेट हुआ परचेज ऑर्डर, और फिर स्वाभाविक है एंड में क्या हुई होगी? पेमेंट। यस और नो? जो पेमेंट हुई है, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो उसने तो बस यही देखना है कि हाँ जी लैपटॉप खरीदा, ये पेमेंट है नहीं। वो तो क्या मंगवाएगा आपसे? बिल मंगवाएगा, दिखा दो कि आपने ये खरीदा है या नहीं।
उसे तो वो देखना है। लेकिन असली चीजें कौन सी थी, ये है इंटरनल के काम। ये सुनो, अरे इंटरनल में ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे भाई अगर मैं ये कहूं ये लैपटॉप लेना था, हो तो ये भी सकता है ये लैपटॉप जिसने मान लीजिए जिस भी ऑफिसर के पास है वो ले गया जी अपने घर, मतलब पर्सनल काम में क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब बताइए पैसा किसका, कंपनी का, क्या कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है? तो ये इंटरनल देखना चाहिए, हाँ या ना बोलिए। यस, जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ते हैं, जैसे जीवन में नॉर्मली देखिए हम किसी के ऊपर भी कोई उंगली रेज कर देते हैं, भूल जाते हैं तीन अपनी तरफ है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये बड़ा टफ पढ़ाता है, ये क्या है, दिस एंड दैट है, तो खुद के अंदर इंटरनल क्या कीजिए, झांकिए आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं आपको याद करवाने की, हैंड रिटन है कि भाई ज्यादा बड़ा कंटेंट भी जितना मैं उसको क्या कर सकूं, समराइज कर सकूं, और वो भी एक एक चीज के साथ। तो इसलिए इंटरनल ऑडिट, इसे कहते हैं इंटरनल पुलिसिंग, कुछ भी किसी के बारे में कहने से पहले अपना गिरेबान देखना। तो हर आदमी को वैसे भी नॉर्मल जीवन में देखिए क्या लगाने चाहिए, इंटरनल सिस्टम्स। मैं आप बच्चों के रेगुलर क्या लेता हूं, ऑब्वियसली फेस टू फेस वालों के रिवीजन, मतलब ऑरल रिवीजन कह लीजिए या रिटर्न क्या होता है, तो वो क्या है, हमारी क्लास का क्या है, एक इंटरनल है, ताकि बच्चे को क्या दिख जाए, आईना, कि बेटा 50 में से 5 नंबर आए हैं तो समझ जाइए कहां से आए हैं, संभाल लीजिए अपनी पोजीशन। इट्स लाइक दैट। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो फिर से मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से ही थोड़ा बता दूं। देखिए ऑडिटर क्या है, एक डॉग है। अरे सर ऐसा मत कहिए, हम आपको क्या भाऊ भाऊ नजर आते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वॉच डॉग मीन्स ऑडिटर का रोल देखिए पूरे देश के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। आप ऑडिटर एक वॉच डॉग है, मतलब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स का, और इंटरनल है तो क्या कंपनी में काम सही तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे एक सिंपल लेके चलिए, बरसातों का मौसम जब आता है, मानसून का समय आता है, तो कीटाणु आई मीन वॉर्म्स, कीड़े कह लीजिए, लिजर्ड कह लीजिए, मतलब गर्मियों में छिपकलियां और उनके बच्चे बड़े होते हैं, मतलब दिस एंड दैट, क्लियर। और आप कहीं खाने गए और उसके अंदर से निकली एक छिपकली, क्लियर। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली आपके क्या होने जरूरी है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल क्या, ऑडिट। क्योंकि एक बड़ा रेस्टोरेंट क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। एक बहुत बड़ी क्या मिल सकती है आपको, डिफेम हो सकते हो आप, राइट। हमारे चंडीगढ़ में इलांटे मॉल है और उसमें कल एक व्यक्ति एंजॉय कर रहा था, छोले भटूरे खा रहा था, आधा खा लिया और उसके बाद उसके अंदर से निकली छिपकली। आर यू गेटिंग? तो इसलिए तो ये है एक वॉच डॉग। अब देखिए, अब हमें इंटरनल ऑडिट करना है या नहीं करना है। जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने अंदर झांक के देखिए आप कितना अच्छे पढ़ रहे हैं। एक चीज होती है हमेशा, क्या देखें आप, वॉलेंट्री। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सेक्शन 138 में पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल ऑडिट आप क्या देखेंगे, कंपल्सरी देखेंगे। क्लियर है, ये अंदर की बात है। इसलिए सेक्शन 138 चैप्टर नंबर 10 में नहीं आया, ये इंटरनल है। दरअसल हम चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अरे बेटा हम चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ेंगे, जो आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे, अगला जो चैप्टर है सेक्शन 139 से 148, वहां किसकी बात होगी, एक्सटर्नल कह लीजिए या क्या कह लीजिए, स्टैट्यूटरी, मतलब बाहर वाले किसी ऑडिटर से, बाहर का जो सीए है, कौन सा सीए, जो इन प्रैक्टिस है। प्लीज दिमाग लगाइएगा, यहां पे जो मैंने वर्ड लिख दिया सीए, कौन सा सीए, इन प्रैक्टिस, वो है। क्या इंटरनल ऑडिटर में सीए जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरी है, नॉन सीए भी चलेगा। और ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी में कोई सीए से भी आप इंटरनल ऑडिट करवाते हैं तो क्या वो प्रैक्टिस वाला हुआ? नहीं, वो आपका स्ट्रेट वे क्या है, एम्प्लॉई है। ये है बात समझने की। तो भाई साहब, इसलिए वाई इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, एक प्रोवाइड कर सके वो आपको क्या, एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस। इंडिपेंडेंट मींस बिना किसी के, वैसे देखिए हम एक्सटर्नल ऑडिट में तो वर्ड ही इस्तेमाल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो सीए कौन सा है, बाहर का है, राइट। मैं थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल मिक्स कर रहा हूं ताकि अगला चैप्टर आप स्मूथली उसमें क्या कर सकें, मूव कर सकें। तो एक एश्योरेंस मिल जाती कि हाँ जी कंपनी के अंदर, कंपनी ऑडिट करवा रही है ये वो, तो कुछ भी अगर छिपकली भी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया खाने में दिस एंड दैट, तो हर चीज क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी।
पता चलेगा। डेट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसमें रिस्क है, गवर्नेंस सही हो रही है नहीं, कंट्रोल सिस्टम है ठीक है नहीं, फ्रॉड को प्रिवेंट करना है, ये सब चीजें ऑपरेट करें कैसे इफेक्टिवली। और मैंने कहा था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखना एक्सटर्नल का काम नहीं है, वो किसका है, इंटरनल का है साहब, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल आप रोज पिज्जा खाते रहते हैं, पिज्जा आपको मालूम हो आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता एक हफ्ते तक, वो बॉडी के अंदर ही रहता है। ये सिंपल साइंस है, इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो सोचिए अंदर से कितनी बांस मारते होंगे आप, तो ये आपके इंटरनल बात है, क्लियर। तो इसलिए ये आपको देखना है कि आप कैसे। तो मैं उदाहरण कुछ खाने पीने इधर उधर उल्ट पटांग दे रहा हूं, सर आप तो हमारा पिज्जा खाना बंद करवाएंगे। अरे सवारी अपने सामान के आप जिम्मेवार है, आप देखिए आपके लिए सेहत के लिए क्या अच्छी चीज है। तो इसलिए अब देखिए इंटरनल ऑडिटर ये कौन होते हैं, जनरली कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, यही बताया मैंने। और एक्सटर्नल क्या है, आउटसाइडर्स हैं, जैसे मैंने कहा अपॉइंटेड, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा। बड़ी बात देखिए, अगर एम्प्लॉय हैं तो इनको तो कंपनी ने अपॉइंट किया होगा। और जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, उसको कौन है अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। क्यों, अरे याद कीजिए सेक्शन नंबर 102, कुछ याद आया, हमने कहे थे एजीएम में 4 काम ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, कोड की थी अड्डा। तो एजीएम में कौन अप्रूव कर रहा है, रेजोल्यूशन से मेंबर शेयर होल्डर। ए से क्या था, अरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग देयर व्हाट रेम्यूनरेशन। क्लियर बेटा। और देखिए चीजें मैं शुरू से कहां से आपको बताते आया हूं। तो साहब आंसर बड़ा ही सरल है। 138 में देख रहे हैं आप इंटरनल ऑडिट, लेकिन 138 में जो आप देख रहे हैं वो वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब सेक्शन बना है तो लॉ क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो दैट मीन्स लॉ ने ये कहा, हेलो तुम कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हो, तुम कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हो, इसलिए अरे एक्सटर्नल ऑडिट तो हर कंपनी का होना ही होना है, वो तो है ही। आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंटरनल भी देखो आप, क्योंकि आप बड़े बड़े हो और बड़े लेवल पे जाना है तो साहब सबसे पहले इंटरनल ही देखना पड़ता है। एम आई राइट और नॉट। हम अपने आप से अपने डिसिप्लिन रहेंगे तभी तो बड़े लेवल पे जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं भैया तुम बड़ी कंपनी हो, इस लेवल पे आए हो, इंटरनल करो ताकि तुम्हारी इफेक्टिवनेस क्या हो, बढ़े। तो रूल नंबर 13 रेड विद रूल नंबर 13 क्या बताया गया है, रूल नंबर 13 में यार ये बताया गया है ये कौन कौन सी हैं बड़ी कंपनियां। तो ये हैं कितनी कंपनियां बच्चों, ये हैं सिर्फ 3 कंपनियां। आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इतना सही आंसर और कुछ नहीं। एक बड़ी कंपनी तो आप बचपन से जानते हैं, ये पढ़ा रहा हूं लिस्टेड, उसको तो करवाना ही है इंटरनल ऑडिट, क्लियर है। नंबर 2 कौन सी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑब्वियसली जो बड़ी होंगी। नंबर 3 कुछ प्राइवेट कंपनियां भी करवाना पड़ेगा, स्वाभाविक है वो क्या हो, बड़ी हो। हमें याद रखने वाली चीज ये वाला हिस्सा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उसके अंदर आप लिमिट्स देख रहे हैं कितनी, 4। ये लिमिट उसी प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम डिपॉजिट में पढ़ रहे थे सेक्शन 76 रूल 2(1)E में हमने एलिजिबल कंपनी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। एनुअल रिटर्न में भी हमने 92 के अंदर भी देखिए हमने लिमिट्स देखी, और देन देखिए हमने नफरा में भी बेटा क्या देखी, लिमिट्स देखी। तो हमें इस तरह से कुछ लिमिट्स भैया देखनी पड़ती हैं। पिछले लेक्चर में भी 137 में भी XBRL की क्या थी, लिमिट्स। एंड डोंट वरी, मैं आपको ये लिमिट्स वगैरह के चार्ट भी करवा दूंगा कि एक पेज पे आपको सारी दिखें तो याद रखने में क्या हो सके, आसानी हो सके। वरना अरे यार यहाँ नेटवर्थ था या नेट प्रॉफिट था या क्या था, क्लियर। CSR में भी लिमिट्स थी, हर जगह लिमिट्स हैं भाई। तो देखिए 4 लिमिट है, और मैंने एक अमाउंट के हिसाब से 4 लिमिट देखी। आप पहले अमाउंट देख लीजिएगा, दिख रहा है आपको 25 करोड़, दिख रहा है आपको 50 करोड़, दिख रहा है आपको 100 करोड़, और आपको स्पेशल क्या दिख रहा है, अरे पहली वाली जो लिमिट्स थी इक्वल टू का भी साइन है, और यहां क्या है, मोर देन का है। दैट मीन्स अगर इक्वल आ गया तो आपको इंटरनल ऑडिट नहीं करवाना है। और 4th लिमिट आप देख रहे हैं कितना है, 200 करोड़। तो खतरे का निशान है लाल रंग, यही तो है, क्योंकि ये क्या है, मोर देन 100 करोड़। तो मैंने एक ऑर्डर में लिखा है 25, 50, 100 एंड 200। अब ध्यान से मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। कहता है आपको इंटरनल ऑडिट करवाना है अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर आपके डिपॉजिट्स क्या रहे, आपके डिपॉजिट ऑब्वियसली कहां पड़ गए थे, चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 73 से 76A के अंदर, अगर आपके डिपॉजिट्स कम से कम कितने हैं, 25 करोड़, आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। नंबर 2 50 करोड़ की लिमिट में है, अगर आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 करोड़। और नंबर 3 है 100 करोड़ से ज्यादा 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 ज्यादा, 100 पुलिस का नंबर, इसलिए मोर देन 100 यहां याद रख लीजिएगा, भयंकर पॉइंट है ये क्या है आपके, क्या है, लोन्स। क्या है, लोन्स। कहां से लिए, अरे चाहिए चाहे बैंक से लिए चाहे कहां से लिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी डेफिनेशन पड़ी थी 2 क्लॉज 72 में, क्लियर। एंड नंबर 4 क्या है, टर्नओवर आया, क्या है,
टर्नओवर। और फिर से एक बार याद कीजिए, क्योंकि 3 बार इसे याद करना होगा तो ये चार्ट टिकेगा। लिमिट्स क्या है? 25 करोड़, 50 करोड़, मोर देन 100 करोड़। नंबर 4 200 करोड़। पहली किस चीज की लिमिट है? डिपॉजिट की। नंबर 2 लिमिट किस चीज की है बेटा? पीयूसी की है। और 100 करोड़ से ज्यादा वाली क्या है? लोन। किससे लिया? बैंक पीएफआई से लिया। नंबर 4 क्या है? टर्नओवर। क्लियर है? ये 2 बार मैंने चीजें बताई, एक बार लिमिट, फिर किसकी लिमिट। अब मैं तीसरी बार एक और खतरनाक चीज इनमें ऐड ऑन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वरना मार देगा। ये छोटा सा सेक्शन है, उतना ही खोटा है। क्लियर? क्यों? अरे जब आप लिमिट्स देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम लिमिट्स देखते हैं पिछले बरस की। ये सो नो, क्योंकि हम नॉर्मली ये देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और स्वाभाविक होता है लिमिट्स हम कहां की देखते हैं? पिछले साल के एंड की। अरे 31 मार्च की। एम आई राइट और नॉट? अरे वो डिपॉजिट में खतरनाक पॉइंट लिख गया, कहता अगर 25 करोड़ के क्या है? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है। कब है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अरे बाप रे बाप, दैट मींस पिछला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को डिपॉजिट जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है वो नहीं देखने हैं। मान लीजिए 31 मार्च को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 20 करोड़ है, आप कहेंगे इंटरनल ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी साल के दौरान दरअसल डिपॉजिट थे 40 करोड़, हमने उसमें से कुछ क्या कर दिए थे? रिडीम, रीपे कर दिए थे, और अब बैलेंस शीट में क्या बचे हैं? 20 करोड़। तो क्या लिखा है? एट, ये देखिए हाईलाइट किया है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। साल का एंड नहीं है, पिछला साल है, लेकिन किसी भी समय, चाहे आप बात समझ रहे हैं? मान लीजिए स्वाभाविक है पिछला फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता? 1 अप्रैल से। और मान लीजिए 1 अप्रैल को थे ये 30 करोड़, क्या करवाना होगा इंटरनल ऑडिट? यस। और मान लीजिए 2 अप्रैल को हमने सारे के सारे डिपॉजिट पे कर दिए, क्या करवाना पड़ेगा? यस, क्योंकि हमने वर्ड का इस्तेमाल किया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए लॉ का सब्जेक्ट बड़ा इंट्रिकेट हो जाता है साहब, एमसीक्यू वगैरह और खतरनाक पहुंच जाते हैं, क्योंकि या तो नंबर आएंगे एंड आई एम सो सॉरी टू से, या 6 महीने बाद आएंगे। हम दोबारा पेपर देने, हमने नहीं आना दोबारा, हमने पहली बार में क्रैक करना है। तो ये देखिए लोन वाला पॉइंट, ये देखिए ऐसे मैंने एरो निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ये लिख के दिया दोबारा से, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड इधर भी है। ये लोन वाला भी साल का एंड नहीं देखना है, क्या देखना है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अरे बाप रे बाप, दैट मींस पीयूसी और टर्नओवर क्लीन है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और क्या लिखा है? टर्नओवर में भी। क्लियर? 3 बार लिमिट्स को याद करें। कैसे? 25 करोड़, 50 करोड़, मोर देन 100 200, 25 डिपॉजिट, 50 पीयूसी, मोर देन 100 लोन बैंक पीएफआई का, और नंबर 4 टर्नओवर। और फिर खतरनाक बात, मतलब मैं ये कहूंगा चाहे आप इस चार्ट को और बढ़िया बनाना चाहें, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, आप चाहे उस तरह से बना दीजिएगा। आप अपना चार्ट इस रूप से भी बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको लिमिट्स क्या बताई। अरे सर आपने जो बताया, पहली लिमिट बताई कितनी बच्चों? 25 करोड़, सिर्फ अमाउंट डाला। अरे फिर 50 करोड़, अरे फिर खतरा 100 करोड़, अरे फिर सर 200 करोड़। अरे पहला लिमिट किसका था भैया? पहला लिमिट आपका था डिपॉजिट्स का। अरे दूसरा किसका था? पीयूसी का था। अरे तीसरा क्या था? लोन का था, चाहे बैंक से है चाहे पीएफआई से है। अरे चौथा क्या था? टर्नओवर था। अरे ये डिपॉजिट कब आपको देखने का है? ये आपको देखना है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कब? पीएफवाई। और सेम यही आंसर यहां पे है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो लिखा भी था मैंने दोबारा लिख दिया, देखिए आपके लिए, राइट। और यहां सिंपल आंसर है, ड्यूरिंग व्हाट? पीएफवाई। ड्यूरिंग व्हाट? पीएफवाई। मुझे डर किससे लगता है? मुझे इससे डर लगता है, मुझे इससे लगता है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। और मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अरे मैंने ये डब्बा बना दिया, राइट। सो गाइज, दिस इज द चार्ट यू कैन मेक फॉर योर सेल्फ इफ यू लाइक दिस वन। सो इस तरह से लिख लीजिए। एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है जी। तो जैसे आपने चार्ट बनाना है, जैसे आपको सुंदर लगे, जितनी मर्जी ड्राइंग करते जाइए, मैं भी कर रहा हूं। क्लियर है? लेकिन एक चीज मत भूलिएगा साहब, ये चार्ट कौन सी कंपनी का बना?
हाँ, कहीं आप चार्ट करते रहे और फिर सब कुछ चट हो जाए। अरे भैया, ये चार्ट था अनलिस्टेड, किसका? पब्लिक कंपनी का। तो किसका बचा रे? प्राइवेट कंपनी का। दरअसल आंसर बड़ा ही सिंपल है, प्राइवेट कंपनी का आंसर बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये देखिए ओरिजिनल चार्ट में है ये जो पहली वाली लिमिट थी 25 एंड 50 वाली, किसके अंदर नहीं है? प्राइवेट में। तो दैट मींस अगर प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट 25 करोड़ है, क्या इंटरनल ऑडिट करवाना है? नहीं। क्या उसकी पीयूसी 50 करोड़ है, इंटरनल ऑडिट करवाना? नहीं। लेकिन अगर लोन 100 करोड़ से ज्यादा है, क्या करवाना पड़ेगा? यस। टर्नओवर 200 करोड़ है, करवाना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो बस ये चार्ट में ऊपर क्या लिख दिया रे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब आप अलग से क्या लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो? ये दोनों पॉइंट किसके लिए हैं? चलिए, मेरे इसी चार्ट में ये भी निकल गया। अरे हाँ या ना? तो जैसे आपको अच्छा लगे, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। लेकिन एक प्रश्न तो अभी भी खड़ा है, सर कौन सा? ये इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? जवाब तो मैंने हल्का सा आपको दे दिया था। अरे भैया, किसी से भी करवा लीजिए। तो ये लिखा है फ्रॉम होम, तो पहला वर्ड क्या लिखा है? सीए। कॉस्ट अकाउंटेंट भी चलेगा। अरे इन प्रैक्टिस और नॉट। अरे सीखा क्या? बड़ा जबरदस्त सीख लिया। वो प्रैक्टिस वाले से भी करवा सकते हैं आप। बाहर का कोई सीए है, कहने का मतलब क्या सीखा? अरे सर बाहर का है तो ये फिर ये पॉइंट आया ना, नीड नॉट बी व्हाट? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब हम जनरली कहते हैं इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? आप करेंगे, तो अपना एम्प्लॉय ही रखेंगे ना। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये प्रैक्टिस वाले भी हो सकते हैं। भैया जबरदस्त वर्ड है ये। एंड देन क्या लिखा है? अदर प्रोफेशनल। क्या लिखा है? अदर प्रोफेशनल में तो सब कुछ आ गया। सर क्या इंजीनियर से करवा लेंगे? अरे इतना तो दिमाग लगाओ, वो माना प्रोफेशनल है, इंजीनियर से आपने क्या मकान या दुकान बनवानी है? क्लियर है? तो वो अलग बात है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज है तो उससे भी आप करवा सकते हैं। अरे गेटिंग और नॉट? तो इसलिए कोई एमबीए हो, कुछ भी हो, चलेगा। देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में तो बचा ही क्या, आप तो पढ़ ही आए हम। टू गिव व्हाट? कंसल्टेशन टू ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर ये ऑडिट कमेटी क्या है? अरे बेटा अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ऑडिट कमेटी के ऊपर भी। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, कौन सी कंपनी बेटे? कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको क्या करवाना पड़ता है? उनको डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनानी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट कमेटी। जैसे याद कीजिएगा, हमने सेक्शन 135 में जब सीएसआर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बात करी थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन कंपनियों को चाहिए होते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट्स थी, वो कॉपी पेस्ट किसके अंदर लगेंगी? ऑडिट कमेटी। तो जिन कंपनियों में ऑडिट कमेटी नहीं होता, तो कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि ऑडिट कमेटी के अंदर भी तो कौन है? डायरेक्टर्स। तो दरअसल इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर का काम है कंसल्टेशन दे, किसको? ऑडिट कमेटी को। अरे नाम ही क्या कमेटी का? ऑडिट। तो उनकी हेल्प करे। ऑडिट कमेटी नहीं है तो किसकी हेल्प करे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर कैसे हेल्प करे? अरे देखिए, ग्रुप 2 में आपका एक सब्जेक्ट आता है, एसएफएम कह लीजिए, एफएम कह लीजिए, तो बस ये वही है। एसएफएम का पीरियड कोड की बना दी मैंने। इसी तरह के कुछ शब्द याद कीजिएगा, जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, उसमें एक सेक्शन हमने पढ़ा था 38, अगर आप रिकॉल कर सकें, वहां पे भी हमने कोड की यही बनाई थी, एसएफएम। कुछ अगर याद आया हो तो। एस से क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट, फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट। एम से मेथड ऑफ ऑडिट, मतलब स्कोप क्या हो गया? कितना बड़ा ऑडिट करवाना आपने, स्कोप, एरिया। फंक्शनिंग, किन किन चीजों से रिलेटेड, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, किस समय के लिए। और अगर आप कौन सी कंपनी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, आपके ऊपर ये सेक्शन तभी लगेगा अगर आर्टिकल्स में लिखा है, वरना लगेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वोटिंग राइट पे हम पढ़ के आए थे, रोक है अंडर 106, लेकिन हमने कहा था वो रोक तभी लगेगी अगर आर्टिकल्स में लिखा है। तो यहां पे आकर के हमारा ये छोटू सा सेक्शन देखिए यहां पे समाप्त होता है।